आज हम बात करेंगे जब बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है तो बच्चा किन किन चीज़ों से डरता है और उसके माइंड में क्या चलता है, वो क्या सोचता है। तो ऐसा हम कुछ बात करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मतलब हर साल वैसे ऐसा होता ही है कि जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो 10th क्लास में ही अपना माइंड सेट कर लेता है कि मुझे साइंस लेनी है, साइंस बायो लेनी है, साइंस मैथ्स लेनी है, साइंस लेनी है। अब वो साइंस लेता है। स्टार्टिंग में साइंस पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ बायो पढ़ता है। तो होता क्या है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, फिर उनका माइंड सेट चेंज हो जाता है, फिर सडनली अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो जब मैं खुद बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा क्या रीज़न रहा आपका, कि आपने साइंस क्यों छोड़ी, क्या रीज़न है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये होता है सर फिजिक्स टफ लगती है। कुछ बच्चे फिजिक्स कवर नहीं कर पाते। फिजिक्स को मतलब ऐसा ऐसा बना रखा है कि इतना टफ बना रखा है, मतलब स्टूडेंट्स ने कि इतनी टफ है, समझ में नहीं आएगी, और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक डायलॉग है कि फिजिक्स एक हलवा है। हलवा क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको फिजिक्स से सिंपल सब्जेक्ट को लगेगा नहीं। रीज़न, क्योंकि फिजिक्स में रटने की कोई जगह ही नहीं है। आपको एक वर्ड रटना नहीं पड़ता है फिजिक्स में। रीज़न है उसका कि फिजिक्स में हर चीज़ का आंसर मिलेगा आपको, हर चीज़ का आंसर। ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब। तो फिजिक्स बहुत सिंपल है। तो आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 11th में आते हैं, थोड़े दिन साइंस पढ़ते हैं, फिर सडनली अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। अब मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो जिनके 10th में 90, 92, 95 परसेंटेज है, थोड़े दिन साइंस पढ़ते हैं, फिर अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है बताओ। फिजिक्स आप थोड़े दिन पढ़ते हो, उसको चेंज क्यों कर देते हो, उसका रीज़न क्या है, ध्यान से देखना। तो शुरू में अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में, अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन। तो शुरू में बच्चा पढ़ता है तो थोड़े दिन तो ये टॉपिक चलता है, तो बच्चों को लगता है कि हाँ यार मामला ठीक है, मतलब काम चल रहा है। फिर थोड़ा टाइम निकलता है, फिर फिजिक्स में स्टार्ट होती है मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट होती है, मैकेनिक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोल सकते हैं। तो मैकेनिक्स स्टार्ट होती है तो बच्चे का वहाँ से माइंड डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। डाइवर्ट क्यों होता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैकेनिक्स में मैथ्स के कुछ पार्ट्स आते हैं, मतलब कुछ मैथ्स भी आने लग जाती है। तो बच्चा कोई सोचता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जैसे मैकेनिक्स स्टार्ट होगी, 11th क्लास का बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बालक, तो इतना समझदार नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं तो उसके माइंड सेट बदलता है और वो सोचता है कि भाई मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। यूनिट हमेशा समझ में आ जाती है उसको, क्योंकि सिंपल रहती है, बहुत सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। फिर भी अपन पढ़ेंगे इसको। तो बच्चों को टफ क्यों लगती है, उसका रीज़न क्या है। फिजिक्स में मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले, या मेरा कहने का मतलब फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ही बच्चों को मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स टूल्स की स्टडी करानी चाहिए, या बच्चों को करनी चाहिए। अब फिजिक्स मैथमेटिक्स टूल्स में किस किस की स्टडी करेंगे, मतलब ये टूल्स है, मतलब क्या है ये, मैथमेटिक्स टूल्स हैं। अब जिस बच्चे ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए फिजिक्स की स्टडी करने से पहले, ये जिसने बच्चे ने मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट कर लिए, उसको फिजिक्स में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन हो, डेरिवेशन हो, तो उनमें मैक्सिमम चीज़ें ये यूज में आती है। क्या है देखते हैं। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री बच्चा 10th क्लास में पढ़ के आता है, 11th क्लास में अपने काम आती है 0 to 360 डिग्री तक की। 11th क्लास में कहाँ तक काम आती है, 0 to 360 डिग्री। अब 11th क्लास में वैल्यू आएगी नहीं, मतलब कहीं यूज में आएगा कि साइन 120 फाइंड कीजिए, कोस 120 फाइंड कीजिए, साइन
315 डिग्री फाइंड कीजिए, ऐसी वीडियो आती है। तो ये बच्चों को आना चाहिए, मतलब टीचर लिख रहा है तो कहाँ से लिख रहा है, मतलब तो ये चीज़ बच्चों को पहले समझ में आनी चाहिए। मतलब उसके बाद चलो ये तो जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चा ये 11th क्लास में, ये तो 10th क्लास में पढ़ लेता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन चीज़ क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अवकलन भी बोलते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, ये बच्चा 10th क्लास में ये जो टॉपिक है बच्चे के, ये जो टॉपिक है, ये बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक रहता है। तो ये बच्चा 10th क्लास में नहीं पढ़ता है और 11th फिजिक्स में इनका यूज होता है। तो अगर बच्चों को अगर अपन ये नहीं समझाएंगे वे डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, जैसे मान लो कहीं डेरिवेशन हुआ, अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, कहीं पर वैल्यू आ गई, मैंने कहीं लिखा, जैसे सपोज मान लो मैंने लिखा dx²/dx, ऐसा लिखा मैंने, कहीं डेरिवेशन में आ ही जाता है। अब कहीं ऐसा आ गया, मैंने उसका आंसर दिया 2x, क्या लिख दिया 2x, तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा ये सोचेगा कि यार ये सर ने, मास्टर ने क्या किया, इसको ये कैसे लिख दिया। तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा कि इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, क्या रीजन है, मतलब क्या फॉर्मूला लगा, तो वो आपको इसमें अपन को सीखना पड़ेगा। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम डेरिवेशन में काम आएगी। ऐसे ही होता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समाकलन भी कह सकते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फ्री में अपन पढ़ेंगे डिटेल में। अब इसमें भी क्या होता है, सपोज कहीं ऐसा ही है x³ dx, डेरिवेशन कर रहे हैं फिजिक्स का, उसमें ऐसा आ गया। फिर क्या कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर ले, उसमें ऐसा आ गया। मैकेनिज्म बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, तो इसको मैंने लिख दिया x⁴/4, ऐसा मैंने लिख दिया। तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है, यार ये टीचर कर क्या रहा है, मतलब कि इसको ऐसे लिख रहा है, इसको लिख रहा है, मतलब उसके माइंड में फिर वहीं से उस प्रॉब्लम स्टार्ट शुरू हो जाती है। फिर कई ग्राफ आता है, जिस y प्रोपोर्शनल x का ग्राफ, y प्रोपोर्शनल x² का ग्राफ, y प्रोपोर्शनल 1/x का ग्राफ, y प्रोपोर्शनल 1/x² का ग्राफ। तो ये ग्राफ भी अपने कंपटीशन में, और जो डायरेक्टली भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें, या भी कोई डेरिवेशन करते हैं, लास्ट में कोई फॉर्मूला आया तो उस पर अपन ग्राफ बनाना पड़ता है, तो वहाँ भी अपन को पहले आपको स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा। उसके बाद लोग हैं, जैसे कहीं न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो log 2 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू क्या है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फिजिक्स अपनी कंप्लीट करनी है, फिजिक्स को अच्छे से आपको पढ़ना समझना है, तो आपको मैथमेटिक्स टूल्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी। इनके बिना आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो पाएगी, या हमें बिना इसके फिजिक्स समझ में आएगा, तो इम्पॉसिबल है। मतलब ये टॉपिक जरूर आप विदाउट इन टॉपिक के आप इनको स्टडी जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 10th की मैथ्स काम आती है, ठीक है। और जब बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है, तो उसका जब फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो नॉलेज है, वो सिर्फ काम आती है 11th क्लास में प्लस माइनस कैलकुलेशन करने में। और 11th साइंस, मतलब ये मान लो कि साइंस की ABCD स्टार्ट होती है कहाँ से, 11th क्लास। कंप्लीट फिजिक्स में आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। तो पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे किसकी, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में मैं आपको क्या समझाऊंगा, सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत बेसिक, मतलब बहुत सिंपल है, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी, मतलब हलवा एक तरह से देखा जाए तो हलवा। तो यूनिट डायमेंशन DF, फिर एप्लीकेशन, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन बोल सकते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन इसको, DF बोलेंगे। फिर इस DF के एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस होते हैं इसके, पढ़ेंगे अपन कौन कौन सा, 3 एप्लीकेशंस होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, शानदार टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का ऐड करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइडेशन भी करेंगे। और फिर लास्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, एरर्स बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार, कंपटीशन एग्जाम में, नीट में और इनके उसमें क्वेश्चन आता है। तो ये है अपनी 11th क्लास की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। चाहो तो अपन ये भी पहले स्टडी कर सकते हैं,
और ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इनमें तो ये चीज़ें काम आएंगी नहीं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, और इसके बाद अपन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, फिर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स। बहुत शानदार है, बहुत शानदार शानदार क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन।